अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 8 फरवरी के मुतनाज़ इलेक्शन को एक साल पूरा होने पर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया और इस सिलसिले में मुल्क भर में एहतजाज के साथ सवाबी में जलसा आम का इनेकाद किया गया। जबकि हुकूमत ने बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के एहतजाज को काउंटर करने के लिए यौम तामीर और तरक्की मनाया। सवाबी में आज PTI का जलसा शायद हुकूमत के लिए कम, PTI के अपने लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तनाज़ात में और अंदरूनी इख्तलाफात में घिरी तहरीक इंसाफ इत्तेहाद का मुजाहरा कर पाती है या नहीं। इस इम्तिहान में बज़ाहिर तहरीक इंसाफ कामयाब नजर आई, लेकिन पार्टी के सामने एक और कॉल की सूरत में एक नया इम्तिहान, नया चैलेंज सर उठाए खड़ा है, जिसका इंदिया तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की जानिब से दिया गया। जब दोबारा खान साहब ख्याल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले की तादाद में हम हाजिर होंगे और मैं इस हुकूमती वक्त को पैगाम देना चाहता हूं, इस दफा इंशाअल्लाह हम तैयारी के साथ आएंगे। पंजाब में तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज रही, जबकि मुल्तान समेत कई शहरों से दफा 144 की खिलाफ वर्जी की पादाश में एहतजाज करते तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान और कुछ रहनुमा भी गिरफ्तार हुए। दूसरी जानिब हुकूमत मना तो यौम तामीर और तरक्की रही थी, लेकिन ज्यादातर हुजरा ने अपनी कारकर्दगी से ज्यादा तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने को तरजीह दी। इस किस्म के जलसे या एहतजाज जो हैं वो किसी दूसरे सूबे में क्यों नज़र नहीं आते? PTI की इन तीनों सूबों से लीडरशिप आपको नज़र नहीं आएगी। कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है, किस लिए? बल्कि अब तो उनको जश्न मनाना चाहिए। मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। एक जमात जो यौम स्याह मना रही है, उनके अमाल तो स्याह थे ही थे, और उनके जो एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है, वहाँ के अवाम को क्या मिला? वहाँ के अवाम को मिला फितना और फसाद। अब अहम सवाल यह है कि 8 फरवरी का दिन तो गुजर गया, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के पास आगे का लाए अमल क्या है? मुज़ाकरात का किस्सा तो तमाम हुआ जब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की ताज़ा पेशकश को मुस्तरद कर दिया, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से भी वजाहत आ गई है कि मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, फैसला सियासी जमातों ने करना है। लगे हाथों हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने भी मुज़ाकरात को उनकी जरूरत से मशरूत कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि रस्मी तौर पर तहलील हो या ना हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर फाल और गैर मुअस्सर हो चुकी है। PTI यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। अब वो पुरतशद्दद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। उसे जब कभी एक बार फिर मुज़ाकरात की जरूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन अलायंस बनाकर फिर से सड़कों पर निकला जाए, या मुज़ाकरात की मेज से जो मिल रहा है उसी पर इत्तफाक किया जाए। और ट्रंप कार्ड समझे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदें से तो कुछ हासिल नहीं हो सका, जिस पर हुकूमत ज्यादा पुरएतमाद नजर आने लगी है और बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप का खतरा टल जाने का तासुर भी दिया जा रहा है। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, ना ट्रंप ते आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। तहरीक इंसाफ अलायंस बनाकर हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक लॉन्च करती है तो हुकूमत का लाए अमल क्या होगा? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर फिर से लाने में कामयाब हो जाएगी, या हुकूमती सख्ती में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद इजाफा होगा? जानने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि इलेक्शन को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका। वो सियासी इस्तेकाम जो कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में यौम स्याह बना रही है मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ। तो क्या अगले 5 साल ऐसे ही चलेगा निजाम मुल्क के अंदर, या फिर इस्तेकाम ले आएंगे, चीजों को बेहतर कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आपकी सियासी इस्तेकाम वाली बात जो है उसमें भी मेरा ख्याल है आज से 6 महीने 7 महीने या 4 महीने पहले जो सिचुएशन थी पॉलिटिकल, उससे सिचुएशन बेहतर है। मैं नहीं कहता कि इस्तेकाम जो है एब्सोल्यूट आ चुका है, लेकिन बेहतर है। जो जो स्पेकुलेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दम तोड़ती जा रही हैं। जहाँ तक माशी इस्तेकाम का ताल्लुक है, माशी इस्तेकाम जो है वो डेफिनेटली जो आज से 8-10 महीने पहले सिचुएशन जो थी
उससे कुजा बेहतर सिचुएशन है इस वक्त। आप मैं नहीं कहता ये जो आपके जो माशी इशारे हैं, स्टॉक मार्केट है या इन्फ्लेशन का रेट है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपने कितना डेट रिटायर किया है, ये सारी चीजें जो है ना आपका फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस कितनी आई हैं बाहर से, ये सारे इंटरेस्ट रेट क्या किधर किधर था और किधर आ गया है, इन तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो आपको बता रही हैं कि वी आर ऑन वे टू इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एब्सोल्यूट जो है वो टर्म्स में तो अभी नहीं आया, लेकिन एक जो एक बड़ी मखदूश हालत थी आज से 8-10 महीने पहले, हम उस मखदूश हालत से निकल आए हुए हैं। है साहब ये तो सियासी इस्तेकाम भी आहिस्ता आहिस्ता समर साहब आ जाएगा। सिचुएशन पहले से बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और ये हंगामे वगैरह जो हैं सारे अटेम्प्ट्स करके देख लिए हैं पीटीआई ने, मुज़ाकरात का भी एक सिलसिला जो है वो भी देख लिया है इन्होंने, खत भी लिख के देख लिया है, ट्रंप साहब के ऐलान का भी इंतजार इन्होंने कर लिया है, सारे इनके भी जो माइलस्टोन्स थे ना ये इन्होंने भी क्रॉस कर ली हैं। तो अल्लाह का फजल है, ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि लायामल हुकूमत का फिर तहरीक इंसाफ के वाले से यही रहेगा कि कहीं जलसे की इजाज़त ना देना, जब कभी वो कोई एहतजाज प्लान करे तो दफ़ा 144 लगा देना, जिस तरह से आज भी हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था 8 फरवरी के इंतखाबात की मुबैना धांधली के खिलाफ, तो इसी तरह से चलेगा निज़ाम आगे, यानी सख्ती रखी जाएगी तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर? देखें एहतजाज जो है सियासी पार्टियों का हक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब एहतजाज जो है वो मुतशद्दिद हो जाए, जब एहतजाज जो है वो तशद्दुद की राह पे गोली चलाने की राह पे निकल आए, असला बरदार लेके एहतजाज किया जाए, तो फिर तो वो जो आप वाली बात जो आप कर रहे हैं फिर वो मुमकिन नहीं होती। सीधी सादी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही है। बहरहाल आज तो उन्होंने पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर रखा था कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई चढ़ाई का पहले भी ऐसा कोई प्लान नहीं 26 था। नवंबर को भी पुरअमन एहतजाज का ऐलान था, उससे पहले भी जो आए थे उस वक्त भी पुरअमन एहतजाज का ऐलान था। अगर आप मेरी जगह हों और जो है वो आप जो है वो एक एंकर पर्सन ना हो, तो मेरा ख्याल है कि आप भी मेरी ज़ुबान में ज़रूर मेरी ज़ुबान में बोलें कि उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अगर पुरअमन उन पे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है कोई इस्टेब्लिश हो जाए पुरअमन एहतजाज की, तो 100% उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। तो लेकिन मुसल्ला जत्थे लाना और हमला करना जो है ना वो उस एहतजाज की कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ना कानून में ना आइन में, किसी मुल्क में भी नहीं तो है। खालिद साहब ये बताएं कि 8 फरवरी तो आज गुजर गया, तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया, आपने यौम तामीर तरक्की मनाया आपने, तो आगे के वाले से तहरीक इंसाफ के एहतजाज को और उनकी एहतजाजी तहरीक को लेकर क्या लायामल है? क्या इसी तरह से सख्ती रखी जाएगी, मजीद जो है वो नूज टाइटन किया जाएगा, या फिर जो मुज़ाकरात की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी थी उस पर आएंगे? हमने असम्बली के अंदर एहतजाज किया, हमने और एहतजाज के पुरअमन तरीके अपनाए, और अल्टीमेटली जो इनकी जो एक परफॉर्मेंस डिसमिल परफॉर्मेंस थी पीटीआई की, और पीटीआई की हुकूमत के से जो दिल बर्दाश्ता लोग हुए, वो लोग अलग-अलग हुए उनसे और हमारे साथ मिल गए, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया। तो ये कोई रास्ता इस तरह का पॉलिटिकल रास्ता अपनाएं, एक पॉलिटिकल पार्टी की ताकतवर हैसियत हल्के भी से आपके साथ इस वक्त मिल गए थे ना सर? एक मिनट जरा, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जो है अपना एहतजाज करें, एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से अपना एहतजाज ना करें। ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, खुसूसन जब हम इकोनॉमिक रिकवरी के उसमें जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जितने दावे जितने इन्होंने क्लेम्स किए हैं ओवर लास्ट 3-4 मंथ्स, उसमें क्या कौन सा क्लेम मटीरियलाइज हुआ है, और इनके जो ओवरसीज जो वर्कर्स हैं वो जिस तरह 3-4 महीने उन्होंने
खासा वहां पे माल खर्च सही। किया और अमेरिकन एक डेलीगेट यहाँ पे आके बता के भी गया है। हम्म। कुछ माल खर्च किया होगा, कुछ और नुकरे लगाया होगा, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वैसे क्या तो रहे खान साहब कि कोई डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की नेक्स्ट वीक जो जॉइंट स्टेक आउट या उनकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें कोई सवाल जो है वहां पे होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, मोदी पाकिस्तान की के हवाले से। मौजूदगी में सवाल करेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, तो इनका जो फिर जो असल चेहरा है वो सामने आएगा ना। सवाल तो किसी सहाफी ने करना है सर, वहां करें पे तहरीक इंसाफ तो नहीं जो करेगी। सहाफी ने करना है, लेकिन क्या प्लेटफॉर्म क्या होगा उस वक्त, हम्म। आप बता दें मुझे, सही। किस प्लेटफॉर्म पे सवाल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्तरका। नहीं, नरेंद्र मोदी जो है मामा चाचा है इनका, जो है उसकी हम्म। मौजूदगी में पाकिस्तान के हालात जो है वो ट्रंप के सामने रखे जाएंगे, या जो भी इनकी हम्म। नुक्ता नजर है उसको ये पेश उन दोनों के सामने पेश करेंगे। तो अगर आ जाता है प्रेशर वहां से अमेरिका से कोई यानी कि आपको नहीं, क्या लगता है हमें कि क्या प्रेशर वो है, टल क्या गया है, वो प्रेशर है, क्या अमेरिका वाली प्रेशर थ्रेट है। टल गई है फिर? नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो शकील अफरीदी को कह रहे हैं पिछले को 25 साल से करे आकर, हम्म। क्या हुआ है। तो ये बताएं हाज साहब कि अब आगे के हवाले से तहरीक इंसाफ पहले अकेली आपके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करती रही हुकूमत के खिलाफ, अब वो एक अलाइंस बना रहे हैं आपके खिलाफ जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है। आज भी महमूद अचकज़ई साहब ये फरमा रहे थे कि अगर हम इकट्ठे हो जाए अपोजिशन की सारी जमातें तो 3 महीने भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो अगर ये अलाइंस बना के अब जो तैयारी कर रहे हैं आपके खिलाफ एक नए एक यलगार की, तो क्या है खतरा या उससे भी आप निकल जाएंगे? अल्लाह खैर करेंगे, निकल जाएंगे। जो जो वहां पे उस मीटिंग के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है तो कि क्या कहा है उनको। मेरा ख्याल है कि उनको बड़ा कंक्लूसिव किस्म का वहां पे बयान दिया है, हम्म। और उसकी क्या बेरिंग है उस बयान की, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की उससे हैसियत से आप खुद उसका कर सकते हैं कि इस इत्तेहाद की क्या सिचुएशन है। यानी आपको कोई ऐसा खतरा कहीं से नहीं है और हुकूमत आप कॉन्फिडेंट है कि अपने 5 साल पूरे कर लेगी, कोई ऐसा खतरा कहीं से भी नहीं है? देखें, ये हम फोकस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे। हम्म। हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 16-17 में तक भी जो है, बल्कि 18 तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी थी। इसी वजह से जो है हमारी हुकूमत को जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को लपेटा गया। उसके बाद 2018 में जो कुछ हुआ और वो भी आपके सामने है। 2018 से लेके 2022-23 तक जो जो कुछ होता रहा पीटीआई की हुकूमत में, जो आपकी इकोनॉमी के साथ जो कुछ हुआ, मेरा तो ख्याल है कि जो लोग जिन लोगों ने वो सारी साजिश तैयार की हुई थी, अल्टीमेटली जो है वो किसी न किसी कौमी प्लेटफॉर्म पे जो है ना उनकी इंशाअल्लाह ताला किसी हम्म। न किसी दिन अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो जरूर उनके बेनकाब भी होंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अगर वो चीज वो हादसे ना हुए होते, 99 वाला ना हुआ होता, 2018 वाला ना हुआ होता, तो आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच चुका होता था। सही। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि आज फिर कहा है जुनैद अकबर साहब ने, जो पीटीआई केपी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो कह रहे हैं खान साहब फिर एक और कॉल देने वाले हैं। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो इस्तेहकाम की बात हो रही थी, आप कहते हैं कंट्रोल होगी चीजें, वो तो एक कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखें, 3 कॉलें उन्होंने दी हैं ओवर लास्ट 1 ईयर। हम्म। उन 3 कॉल्स के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो माशी तरक्की का सफर है वो जारी और सारी है और मंजिलें तय कर रहा है। तो अगर वो एक और कॉल दे लेंगे, एक और कॉल दे लेंगे, उसके बाद एक और कॉल दे लेंगे, सफर चलता रहेगा, हम्म। काफिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा सर ये बताएं कि आज इमरान खान साहब ने एक और खुला हाथ लिखा है आर्मी चीफ को। आप ज़ाहिर वज़ीर दिफा है, आप इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब चूंकि इस पर कह रहे हैं कि ये फौज और अवाम में खलीज डालने की एक कोशिश है, तो कोई कार्रवाई बनती है खान साहब के खिलाफ इस पर, या कोई कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है आने वाले दिनों में? मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है इस चीज का, मैं नहीं कमेंट करूंगा। मैं क्योंकि जेल में टाइम गुजारा हुआ है, 3-4 दफा गुजारा हुआ है, हम्म। लंबा टाइम भी गुजारा हुआ है जनरल मुशर्रफ के वक्त भी, और उसके बाद जो है पीटीआई के दौर हुकूमत में जेल में टाइम बड़ा होता है, तो खत लिखने से अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो यानी कि ये खत जो है इनकी कोई आपकी नज़र में या जिनको लिख रहे हैं उनकी मैं नज़र में मैं कोई मैं अहमियत नहीं है मैंने इनकी? जो जवाब दे दिया है, मेरा ख्याल है मेरा जवाब खासा कंक्लूसिव था। सही है। तो इन इन हदूद के ऊपर ना कोई कार्रवाई होगी बल्कि सिर्फ इन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा।
यानी कि आपकी राय का मैंने मैं यहाँ तक जवाब करूँ दे तो यही दी है। है आपको। आप मुझसे साथ जो है इसकी तशरीह भी चाहते हैं तशरीह तो तो वो जरूरी है मेरे हाय पास साहब, इतना टाइम नहीं, तशरीह तो जरूरी है इतना हाय टाइम साहब, नहीं है। तशरीह तो मैं जरूरी है हाय साहब। समथिंग शुड बी लेफ्ट टू इमेजिनेशन आल्सो। अच्छा सर, ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो अदलिया में एक तकसीम बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। वहाँ भी खतूत का आजकल मौसम चल रहा है, जज जो है वो खतूत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को, एक दूसरे के हवाले से एक बड़ी तकसीम वहाँ पे वाज़ेह हो गई है इसका इदराक गवर्नमेंट को कि इस तरमीम की वजह से अदलिया के अंदर एक बिगाड़ आ गया है कि एक तकसीम वहाँ पे बढ़ रही है? देखिए अगलिया में देखे वो एक मैं जब ये सूरत हाल देखता हूँ तो मुझे अगलिया याद आती है जब पुराने ज़माने में लोगों को ये भी नहीं पता होता था सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका शजरा नसब क्या है, उनका दूधरबा क्या है, किसी को नहीं पता होता था। हम्म, जजेस जो थे वो एक एक मेंटेन करते थे अपनी डिग्निटी और एक अपने प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो मेंटेन करते थे। अब जब अगर किसी के साथ जो है उनकी अपनी दानिश में जो है कोई ज्यादती हुई है तो वो उस सिलसिले में जो है वो मेरा ख्याल है कि दे इस वक्त जो सिचुएशन ये खतो खताबत वाली है, ये मोर और लेस जो है हमारी सियासी जमातें इस किस्म की बातें करती हैं, हम हम्म, सियासतदान इस किस्म की बातें करते हैं। जजेस को जो है इस तरह की बातें जेब नहीं देती, इतने बड़े ओहदे पे होना, इतनी बड़े जो ओहदा जो है जिसकी कदर मंजिलत जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, आईनी तौर पे भी और अदरवाइज भी। तो मेरा ख्याल है ज़ेब नहीं देता। ठीक है, मैं अगर उनकी बात से एग्री करूँ कि कोई उनसे कोई ज़्यादती हुई है, उन जज साहिबान से, तो माज़ी में इसी जुडिशरी में यही चीज़ें जो है मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ। ये चीज़ें होती रही हैं। उस वक़्त जो है किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी थी। उस वक़्त किसी का ज़मीर जागा नहीं था। उस वक़्त किसी को याद नहीं आया था कि मैंने खत लिखना है। तो मेरा ख्याल है इस मामले को जो है जुडिशरी को डील कर लेने दें, इसको मीडिया की ज़ियनत नहीं बनाना सब चाहिए। गलत था सर, आज भी गलत है, लेकिन चार जजेस ने तो सर कोर्ट पैकिंग तक का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया कल, जिस तरह से वो करे लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर के जज को आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए हैं और वो चीफ जस्टिस का कैंडिडेट भी है और वहाँ से वो एलिवेट होने के लिए भी वो एलिजिबल हो गया। करें हालांकि अगर डायरेक्टली आप लेकर आते हो तो वो उसका इस्तेकाक नहीं बनता था, तो कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ कल के खत के अंदर। देखें वो जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें ये जो भी दे और ही और शी जो भी हैं दे आर एट लिबर्टी टू यूज़ दैट वर्ड। हम्म, तो वैसे भी जो लफाजी है वो जो लोग ठीक, जजमेंट्स लिखते हैं उनको ज़्यादा महारत भी आ जाती है उसमें। तो लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि सिलेक्टिव ज़मीर जो है नहीं जागना चाहिए। सही। ज़मीर हर वक़्त जागना चाहिए और उसको हर वक़्त पहरा देना चाहिए। जब हाँ, कोई किसी का सिलेक्टिव ज़मीर जागता है, तो उसकी फिर कोई वक़्त नहीं रहती। उस ज़मीर की आवाज़ जो है, वो क्या कहते हैं, सदा बर क्या स ब स सैराब में सदा की बराबरी होती है। सही। हाँ साहब, अब जो मैंने बात की थी पहले तहरीकों की, तहरीक इंसाफ जो प्लान कर रही है अलायंस बना के आपके खिलाफ एक और यलगार करने की, तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बड़ा उनका इंहिसार है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी 2 रोज पहले मौलाना साहब से, तो उनके बारे में है कॉन्फिडेंस कि वो नहीं जाएंगे पीटीआई की साइड पे, वो रहेंगे इस साइड पे? देखिए ये मेरे आने वाले वक़्तों में चीज़ें जो है अनफ़ोल्ड होंगी और मज़ीद अनफ़ोल्ड होंगी चीज़ें जो है। और ये एक अटेम्प्ट हुआ है। इस अटेम्प्ट की अभी कोई शक्ल जो है सामने नहीं आई कि क्या शेप इख्तियार करेगा, हम्म, क्या होगा, क्या उनका एजेंडा है। सही। आप हिसाब लगाएं ना कि जो पार्टी जहाँ पे हुकूमत है पीटीआई की, हम्म, वो ही लोग ये एहतजाज कर रहे हैं सही। कि धांधली हो रही है। अब उनकी हुकूमत है, उसी हुकूमत के छप्पर छाँव के नीचे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, वहीं से मुसल्लह होके इस्लामाबाद आते हैं, पंजाब पे हमला करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से। ठीक है। तो ये इसमें भी सिलेक्टिविटी है कि जिस ठीक, धांधली जो है वो केपी में नहीं हुई और मौलाना ठीक, फजल रहमान साहब कहते हैं केपी में धांधली हुई है, कहते हैं। ठीक, अब ये एक बड़ी बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। ठीक है। बहुत शुक्रिया हाज आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, थैंक यू। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि इस्तेहकाम काफ़ी हद तक आ चुका है। एहतजाज अगर तहरीक इंसाफ ने पहले भी किए हैं, आप मज़ीद भी करें तो उससे हुकूमत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज यौम स्याह मनाया गया और आगे के वाले साहब तहरीक इंसाफ का लाया अमल क्या है, किस तरह से तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को आगे लेकर बढ़ेगी। चूंकि आज जुनैद अकबर साहब ने तो कह दिया कि एक और कॉल खान साहब देने वाले हैं, ये कॉल की नोयत क्या होगी
और कब ये कॉल दी जाएगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की क़यादत से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के एक साल पूरा होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज यौम स्याह मनाया गया है। बाकी तो मुल्क के अंदर कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आई। पंजाब के अंदर तो दफ़ा 144 नाफिज थी, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा इवेंट किया है, एक जलसा किया गया, जहाँ से एक मरतबा फिर से ऐलान किया गया है कि एक नई कॉल जो है, एक और कॉल का जल्द हाँ सब ऐलान करने वाले हैं। ये कॉल कब दी जाएगी और किस तरह की कॉल होगी, पहले की कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी कि इस मत पर रिजल्ट तहरीक इंसाफ अचीव कर लेगी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब से। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि एक और कॉल खान साहब जल्द देने वाले हैं। तो पहले जो 3 कॉल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है उसमें पीटीआई ने क्या अचीव कर लिया है कि चौथी कॉल में आप वो अचीव कर लेंगे जो पहले आप नहीं कर सके, और इस पर ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा? देखें, हमने हर कॉल पर अपना जो है अहदाफ हासिल किया है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया है। देखें, ये फिस्तायत की हुकूमत है। इनको जिस कदर इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया है, इनके पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो गया है इनका। 17 सीटें तो इनको पहले 2008 में, एक साल पहले 2024 को मिली थी, 8 फरवरी को 17 सीटें, और वज़ीर आज़म बना दिए गए। 180 सीटें जीतने वाला अडयाला जेल में है। उस बात को आज भी फिर हमने उजागर किया, और हर कॉल पर जिस तरीके से अवाम के जहनों में ये मुनक्कश कर दिया जा रहा है, और उनको ख़ुद भी पता है। किसको नहीं पता है? मुझे बताएं कि जितने बैनुल अक़वामी आपके जो यहाँ आए हुए थे, मॉनिटर करने के लिए आए हुए थे, उनकी रिपोर्टें भी आप देख लें, आप फैफन की रिपोर्टें देख लें, आप। लेकिन सर उससे क्या फर्क पड़ा है? जो है उससे फर्क क्या पड़ा है? आज सर रियलिटी तो आज के दिन की यही है कि पीएमएलएन जो है वो हुकूमत पे बैठी है। आज वो यौम तामीर और तरक्की मना रहे थे बाय द वे आज, और वो कह रहे हैं कि हम मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर आ रहे हैं, मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क को हम इसी तरह से आगे लेकर बढ़ेंगे। एहतजाज करने वाले शोर मचाने वाले शोर मचाते रहेंगे। तो इससे क्या हो गया सर? इससे अब अपना आपका प्रैक्टिकली लायबल फिर क्या है आगे इस हुकूमत के खात्मे के लिए, घर भेजने के लिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इन्हें आप पे मुसल्लत किया गया है? माशाअल्लाह, ज़रा आप इर्द गिर्द में जाके ज़रा कोई भी सर्वे करवा लें कि जो इनके फिगरेटिव जगलरी है, जो ये अहदाफ दे रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इनका इन्फ्लेशन अफरात ज़र आ गया है, और पता नहीं इन्होंने कौन से जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है एवर हाईएस्ट कर दिया है, और रेमिटेंसेस इनकी जो है वो पता नहीं फ्लो कर रही हैं, और इनके ख़जाने भर गए। ज़रा पूछ लेना आवाम से जाकर कि उनको कोई धेले बराबर का फ़र्क पड़ा है या उनका जीना जीर्ण हो चुका है। रेमिटेंसेस तो आपकी कॉल के बावजूद जो है वो कम नहीं हुई है, बल्कि पिछले महीने तो बढ़ गई थी पहले से भी। ये आप फिगरेटिव जगलरी इस हुकूमत की देख रहे हैं ना। ये जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जो हमेशा आते हैं, उसी तरह से सामने आए हैं। पिछले महीने की तो जो रेमिटेंसेस थी उनमें इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उससे क्या आपका जो है नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई ने कॉल दे रखी थी कि रेमिटेंसेस नहीं भेजनी, तो मईशत स्टेबलाइज हो गई है। नहीं, देखें, वो अभी हमारा लिमिटेड था। हमारा बिल्कुल ऐसा कॉल नहीं है कि जो है टोटल बैन कर दें। जाहिर है उनके खानवादे हैं, उनके यहाँ जो है हर चीज़, उनके स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा। हमने बिल्कुल इस अंदाज से नहीं किया। हुकूमत को मत, आज भी जो हुई है, आज भी जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से माने किया गया, लाहौर के हर हलके में तकरीबन, हमारे हर हलके में जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, और उन्होंने फिर उस बात को उजागर किया है। अच्छा। और अवाम ने बेबहा उसकी जो है पजीराई भी की है। तो ये कहना कि जी अहदाफ हासिल नहीं किए, ये बिल्कुल। हाँ, बताएं। अगर हम बात करें, आज चूंकि इलेक्शन तो 1 साल हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही, आपने एहतजाज किए पूरे मुल्क के अंदर, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इंतखाबी धांधली का शोर आपकी तरफ से मचाया गया है। लेकिन अगर हम अमली बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कारकर्दगी ये है जनाब अदालतों के अंदर के, जब आपने चैलेंज की ये इंतखाबी धांधली की पटिशन जो आपने सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर गए हैं, वहाँ से रजिस्ट्रार का एतराज़ आया। 2 समातों के बावजूद आपके वकील हामिद खान साहब रजिस्ट्रार का एतराज़ तक दूर नहीं कर सके। तो ये धांधली की पटिशन आपकी कैसे आगे बढ़ेगी?
और दूसरा ये बताएं कि जो आपने हुकूमत से भी मुज़ाकरात पे मुतालबात रखे थे, उसमें भी इंतखाबी धांधली का मामला कहीं था ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दो मुतालबात जो थे वो इब्तदाई थे और बुनियादी थे। एक कि आपने 9 मई को बहुत ज़्यादा प्रचार करके उसकी ज़रा जो है उसके है तो हैयत और उसकी मकसदियत जो है जुडिशल इंक्वायरी के ज़रिए आ जाए कि एक शख्स को जो है आपने टारगेट करना था, एक पार्टी को आपने तितर बितर करना था, इमरान खान को अंदर करना था, उसके तमाम जो है उनको 3 हिस्सों में 3 हिस्से बकरे पार्टी के करना थे, वो आपने फिस्तायत की। और एक तो ये है, दूसरा 26 नवंबर को जो आप कहते हैं कि गोली चली ही नहीं है, तो उसका भी ज़रा जो है जुडिशल इंक्वायरी हो जाए। कितने मजरूब किए गए, कितनी गाड़ियों को जो है जलाया गया और किस तरह से लूट मार की गई है। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि असीरान जो सियासी हैं उनको हमने कभी इस बात से दस्तबरदारी नहीं की है कि जो इन्होंने डाका मारा 8 फरवरी 2024 को, जो मैंडेट चुराया है, जो अवाम का हक हुक्मरानी छीना गया है, उस पर जो है कोई बात ना हो। वो तो बात आगे चलती ही रहनी थी। तो ये इब्तदाई पहले तो ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए एक लम्हे में ये तो डूएबल थे ना। बाकियों में तो चले 26वीं तरमीम को रोल बैक करें, उसमें एक मैकेनिज्म जो है आपकी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली के खिलाफ, उसमें अभी तक रजिस्ट्रार के एतराज़ात हामिद खान साहब दूर क्यों नहीं करवा पा रहे? यार बात सुनो, आप देखें तो सही तरह 4 जज साहबान ने जो सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं, जिनको चीफ जस्टिस हम मानते हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा और अथर मिनल्ला साहब का ज़रा भाई खत तो उनका देखें। उन्होंने कहा है पहले 26वीं तरमीम का फैसला तो फुल कोर्ट करे, पैकिंग ऑफ कोर्ट हो रही है। आपने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी कब्जा करने के लिए जो बाहर से इंपोर्ट करके जजेस भेज दिए। ज़रा उनकी चिट्ठी तो देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जज साहबान ने भी लिखा है कि सीनियरिटी जो है आप इस तरह से हल्फ जब लेंगे, आपने आपके जज जिनको आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया है उन्होंने किसी और सूबे का हल्फ लिया हुआ है, और इसलिए कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का हल्फ नया सिरे से लेना पड़ता है और वो जूनियर मोस्ट जज होगा। तो ये देखें, पहले फिस्तायत को इस तरह जुडिशल पैकिंग हो जाएगी तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा, मुझे बताएं। आप धांधली की पिटीशन में आपके वकील की तैयारी नहीं है और आप वो सारा मामला जजों पे डाल रहे हैं। ये बिल्कुल, ओ भाई ये किसकी तैयारी की बात कर रहे हो? रजिस्ट्रार का एतराज है, ये रजिस्ट्रार का एतराज है, ये कोई जुडिशियल नहीं कर पा रहे। दो मर्तबा जो उनके सामने आया एतराज, वो दूर ही नहीं कर पाए अभी तो क्यों दूर करें इस वक्त, ताकि अपना खारिज करवा के मोहर लगवा ले अपने ऊपर। ये अभी तो हमें पता है ना, ये तो नविश्ता दीवार है जो कुछ टाइम गेन कर रहे हैं, इसका मतलब उस पिटीशन के ऊपर आप तो नहीं इन्होंने 26वीं तरमीम, यानी इसके ऊपर आप टाइम गेन कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम का तनाज़ा हल हो जाए, उसके बाद ये पिटीशन लगे, ताकि ये कुछ स्ट्रेटजी का ऐसा है क्या है? क्यों ना हल हो। हमने तो लिख के दिया है कि पहले 26वीं तरमीम का हल कीजिएगा और फुल कोर्ट बैठ कर करे। ये हमने नहीं कहा, सिर्फ जुडिशरी के अपने अंदर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने भी यही लिखा है कि पहले 26वीं आपने फरमाया जो है फुल कोर्ट फैसला करे। अभी आपने फरमाया कि मंसूर अली शाह साहब आपके चीफ जस्टिस हैं, तो क्या याया अफरीदी साहब आपके चीफ जस्टिस नहीं है? तहरीक इंसाफ उन्हें नहीं मानती चीफ जस्टिस? देखें इस वक्त तो माशाअल्लाह जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि वो कौम और मुल्क की या आइन की पासदारी के लिए या बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। देखें जो उनके सीनियर मोस्ट जजेस भी जो कुछ उनको लिख रहे हैं वो उस पर भी नहीं मानने को तैयार है। तो सर देखें डी फैक्टो हमने माना हुआ है, डी फैक्टो तो शहबाज शरीफ को भी डी फैक्टो माना हुआ है, लेकिन डी जूरे हम नहीं मानते। इसलिए डी जूरे नहीं मानते कि शहबाज शरीफ हारा हुआ है। 17 सीटों वाला कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है? तहरीक इंसाफ आप याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नहीं मानते आप? नहीं, इस वक्त तो डिफैक्टो है ना भाई जज, तो हम तो पेश भी होते हैं। हम उनसे तकाजा भी कर रहे हैं, तवक्को भी करते हैं कि वो जो है इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती को मलहूज रखते हुए अपने सीनियर मोस्ट जज साहिबान की जो है बात को सुनेंगे। और हमें तवक्को है कि वो जो है अगर अदलिया को बचाना है, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो फिर जो है अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बन के दिखाना पड़ेगा। देखें इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट है, इस वक्त उनका जुडिशरी इस वक्त जो है ट्रायल पर है, जुडिशरी ट्रायल पर है इस वक्त।
सही है। जुडिशरी को जो अच्छा। है खड़ा होना पड़ेगा और अच्छा। अपनी जात से बाहर निकल। देखें चीफ जस्टिस अफरीदी साहब तो 26वीं तरमीम की वजह से है ना। जी हाँ, ओ भाई, अगर 26वीं तरमीम खत्म होती है तो अफरीदी साहब भी खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म फिर होगी? तो आर्टिकल 175(3) में सीनियर कैसे और अगर खत्म होगी? 26वीं वो तरमीम तो खत्म होती है भाई आईनी बेंच साहब, के सामने मामला जाएगा, आईनी बेंच हाँ, देखेगा कैसे उसको। खत्म होगी? नहीं तो यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है, यही तो बात वो जजेस लिख रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे, फुल सही है। कोर्ट बैठकर इसका फैसला करे। भाईजान आईनी बेंच जो है वो भी तो 26वीं तरमीम की पैदावार ठीक है। है। इसका मतलब ये है कि आप मुंसिफ अपने ही खिलाफ आप मुंसिफ भी बन जाओ, नालिश भी आपके ठीक। खिलाफ है और आप अपना फैसला भी अपने हक में खुद ही करें। तो ये आईनी बेंच का भी एतराज हमारा मौजूद है तो कोसा साहब, कि अब आईनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट सुने। तो साहब आप ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल आगे का है क्या? मुज़ाकरात की मेज़ पर आप बैठे, मुज़ाकरात का मामला आगे नहीं बढ़ सका, आपने पहले एहतजाज भी किए, एहतजाजों के जरिए भी आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, तो अब फिर कोई अलाइंसेस बनाने की कोशिश भी हो रही है, फिर से एक और कॉल की बात भी चल रही है। आज स्वाबी के जलसे में ऐलान हुआ कि एक नई कॉल की तरफ ही आप जा रहे हैं, तो उससे भी बज़ाहिर कोई लगता है कि रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। तो फिर आपकी जो फाइनल आपका जो ट्रम्प कार्ड है वो क्या फिर डोनाल्ड ट्रम्प ही है फिर? आप खातिर जमा रखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसमें शामिल हैं, पीर पगाड़ो साहब भी उसमें शामिल हैं, अख्तर मैंगल साहब भी उसमें शामिल है, महमूद खान अचकदई भी शामिल हैं उसमें, जो है अख्तर मैंगल की पार्टी भी शामिल है और जमात इस्लामी भी इंशाल्लाह हो सकता है, ये अलायंस इंशाल्लाह करेगा आ क्या? जाएगी। खोसा साहब, तो ये अलायंस, ग्रैंड अलायंस सर ये ग्रैंड अलायंस करेगा क्या? इसका मोडस ऑपरेंडाई क्या होगा? आप किस तरह से हुकूमत को आप घर भेजेंगे? क्योंकि आपके खिलाफ एक पीडीएफ बनी थी, इसका वो मोडस उसके अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे, अदम एतमाद कर लिए, तो आप क्या करेंगे? इसका मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल आ गया कि ये हुकूमत जो है हम इसको नहीं मानते। ये इलेक्शन धांधली ज़दा और शुदा था, ये इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन था, ये फ्रॉड असेंबली है, इसको ख़त्म किया जाए, फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो हुकूमत और फ़ौरन फिलफौर जो है इलेक्शन का ऐलान करे, नए इलेक्शन का ऐलान करे। ये तो आपका और ये मुतालबा आप है ना, देखें ये तो आपका मुतालबा है। इस तरह इस मुतालबे पे हुकूमत को मजबूर करने के लिए आप क्या ये करेंगे? देखें कि- सड़कों पर निकलेगा आपका सारा अलायंस आपके साथ, या कोई अदम एतमाद लाएंगे? करेंगे क्या आप? कैसे हुकूमत को प्रेशराइज करके आप उन्हें मजबूर करेंगे कि वो इस्तीफा दें जो आप उनसे मांग रहे हैं? देखें, अवाम तो पहले ही फाकों पर आई हुई है। अवाम के लिए आप देखें जीना हराम हो गया है, बिजली के बिल नहीं दे सक रहे हैं तो सस्ती लोग, कर दी है पेट्रोल हमने क्या जो है महंगाई इतनी हो गई है, गाड़ियां बंद कर दी हैं लोगों ने, जो है पब्लिक प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में लेकर आ चुके हैं। लोग बीमार हो तो दवाइयों के पैसे नहीं है, लोग उससे भी मर रहे हैं। लोगों के पास किचन आइटम के पैसे जो है ख़रीदारी के नहीं हैं। इसलिए जो बुरा हाल है इस वक्त मईशत का, आपका 10 में से 9 बच्चे जो हैं वो आयरन के जो है वो उस पे है और स्टंटेड ग्रोथ आपकी हो रही है। तो इसी अवाम को आप निकालने लगे फिर सारों को, और ज़हनी और इस अवाम को फिर आप निकालने की तैयारी कर रहे हैं? सारों को पता चलेगा, अवाम निकलेगी सर, आप निकलेगी अवाम। आप देखें जब ये हम निकलेंगे सारे कॉल देंगे, अवाम निकलेगी, इसलिए कि अवाम को इन्होंने दीवार के साथ वो लगा नहीं दिया है, दीवार के अंदर जो है चुन दिया है और वो तोड़ के निकलेगी दीवार। आप ये देखें, ये तो जूते नहीं अपने संभाल सकेंगे। अच्छा। ये आज भी मैं दावा करता हूँ वर्दी के बगैर, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर साहब अपने प्रोटोकॉल के बगैर, ये वज़रा अपने जो है पुलिस के बगैर, रेंजर्स के बगैर, ये गुल्लू भट्टों के बगैर अपने हल्के में जाके दिखा दें, हल्के में जाके दिखा दें। जाएंगे तो अपने कदमों पर वापस जो है स्ट्रेचर पे इनको लाया जाएगा। लोग इतने गम गुस्से और गैज़ो गज़ब से इनसे नफरत करते हैं कि लोग इनका तिया पांचा कर देंगे। तो इनकी दौलतें, इनके तो हवस मुज़ाकरात की कल खत्म ही नहीं होती, इनकी हिर्स ही नहीं खत्म होती। कल स्पीकर साहब ने फिर मुज़ाकरात की दावत दी है पाकिस्तान तहरीक साहब को। वो कह रहे मेरे दरवाजे खुले हैं, तो फिर से ये ट्राई किया जा सकता है मुज़ाकरात को अगर आपकी ये स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब नहीं होती, या क्या होगा? वो खतूत वगैरह भी खान साहब लिख रहे हैं जेल से बैठ के, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या होगा फिर? दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ा तो फिर आएंगे, या वो खत्म हो चुका है मामला? यार स्पीकर साहब खुद उस्मान से हारे हुए हैं, हमारे कैंडिडेट फॉर्म 47 की बेनिफिशरीज हैं वो भी। अब जाहिर है कि वो तो इसी हुकूमत को बचाएंगे और बचाने के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं।
इस तरह का चलें। हमने कहा कि ये भी गिला ना हो कि हम बात करने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ भी आपने अभी स्पीकर का आपने दावा किया कि वो हारे हुए हैं, उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त वगैरह कोई नहीं आई मेरे ख्याल से। बाकी जो उज़रदारियों की दरखास्त का जो हशर हो रहा है उनके खिलाफ बाय द वे की हुई है। आप क्लेम तो करते हैं ना सर, आप क्लेम तो करते हैं, उसका रिजल्ट जो भी निकले पर आप क्लेम तो करते हैं। एक दरखास्त तो आपकी तरफ से आती है सामने कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे रिकाउंट किया जाए या मेरे वो आई हुई है। माफ कीजिएगा, मेरी तरफ से नहीं, वो कैंडिडेट की तरफ से ही ना। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई नहीं आई। स्पीकर साहब ये दावा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त नहीं आई। नहीं करना ओ भाई, कैंडिडेट नहीं करना, ये तो वो दुरुस्त नहीं कह रहे। कल ही मुझे उसने बताया है। बाहर क्या, उस बात को छोड़ दें आप। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे बताएं कि क्या स्पीकर साहब और हुकूमत मिला के ये इमरान खान के साथ मुलाकात तो हमारी करवा नहीं सकती। ठीक है, ये करवा नहीं सकती है। जेल में, हालांकि जेल सूबाई हुकूमत के ताबे होती है, ये सूबाई हुकूमत का इतना तो कंट्रोल है नहीं कि वो जेल में मुलाकात करवा सके इमरान खान के साथ हमारी। तो ये क्या, इनके पल्ले क्या है पहले ये बताएं। ना इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, ना इनका इंटीरियर मिनिस्टर अपना है, ना पंजाब की हुकूमत इनके पल्ले में है, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही IG जो मोहसिन नकवी रख के गया था, वही सारे चल रहे हैं। और माशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन जितनी उसको तवालत दे ली है, हालांकि वो म्याद ख़त्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन की म्याद ख़त्म हो गई है, लेकिन वो चल रहे हैं इसलिए कि 26वीं तरमीम में ये कह दिया गया कि जब तक नया नहीं आता है वो पुराने काम करते रहेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू राज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की, जिनका कहना है कि फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को निकालने की तैयारी करेगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। इंतखाबात को 1 साल हो गया है, लेकिन कभी पाकिस्तान में शोर मचता है RO इलेक्शन का, कभी यहाँ पे शोर उठता है RTS के इलेक्शन का, और कभी इस तरह फॉर्म 47 की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है। इंतखाबात में एक के बाद एक जो तनाज़ात सामने आ रहे हैं, जो शोर उठ रहा है धांधली का, उससे क्या जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टरेट है, उसका इंतखाबी अमल पर जो एतमाद है वो कमज़ोर तो नहीं हो रहा, वो एतमाद उठ तो नहीं रहा। और इसकी वजह क्या है? मजीद इंतखाबी इस्लाहात का मसला है या नीयत का मसला है कि इंतखाबी अमल को ठीक करना ही नहीं? वफादात से जुड़े हैं, जिस पे अपने जो पोलिटिकल पार्टीज का स्टैंड होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है जब उनको अपना वफाद नजर आ रहा होता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 2013 में RO इलेक्शन, 2018 में RTS का बैट जाना, जबकि 2024 में फॉर्म 47 का शोर। पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़े से मुतनाज़े तरीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से राय दहिंदगान यानी अवाम का जमहूरियत और इंतखाबी अमल पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। मुतनाज़े इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत को अपनी लेजिटिमेसी यानी जवाजियत का चैलेंज दरपेश रहता है। इक़्तिदार से महरूम की जाने वाली जमात सड़कें गर्म रखती है, जिससे सियासी इस्तेकाम नापैद रहता है, जो किसी भी जमहूरी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी समझा जाता है। आज से 1 साल पहले होने वाले आम इंतखाबात पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़े तरीन इंतखाबात में से एक समझे जाते हैं। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि उसकी क़यादत को अदालती केसेस में उलझाया गया, इंतखाबी निशान चला गया, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल सकी। इसके बावजूद इलेक्शन नताइज सरकारी मशीनरी की तवक्को के बरक्स निकले और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को ज्यादातर सीटों पर बरतरी हासिल रही तो नताइज आने का सिलसिला रोक दिया गया और फिर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की लीड शिकस्त में बदलने लगी। फॉर्म 45 में जीतने वाले फॉर्म 47 में हार गए, जबकि कई हारने वाले फॉर्म 47 में जीत गए। इसी वजह से इस इलेक्शन को फॉर्म 47 इलेक्शन और असेंबली को तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 47 असेंबली कहा जाता है। 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत पर लगने वाले इल्जामात अब भी जू के तू हैं। ना ही हुकूमत और ना ही अपोजिशन ने अमली तौर पर इसके लिए कोई कदम उठाया, ना ही नारों से आगे कोई संजीदा कोशिश की गई। पिछले साल फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से उठने वाला कजिया अब भी वहीं मौजूद है। चाहे पार्लियामान हो, इलेक्शन कमीशन या अदलिया, कोई भी इदारा अवाम को मुतमईन करने में नाकाम है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन कराना था, इंतखाबात से मुतालिक तनाज़ात 180 दिन यानी 6 माह में निपटाने थे। 1 साल गुजर चुका, लेकिन कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में दायर 377 दरखास्तों में से 101 का फैसला सुनाया जा सका है, जो कि दायर करदा इलेक्शन पिटीशंस का सिर्फ 27% बनती है, जिसमें सिंध में 83 में से सिर्फ 16 इलेक्शन पिटीशंस का फैसला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 42 में से सिर्फ 9 इलेक्शन पिटीशंस का फैसला हो सका।
पंजाब में 191 इलेक्शन दरखास्तों में से सिर्फ 35 का फैसला हुआ, जबकि बलोचिस्तान में 51 इंतखाबी उज़रदारियों में से 41 का फैसला हो सका है। इस्लामाबाद में 3 में से 1 का भी फैसला नहीं हो सका। कुल 377 दरखास्तों में से 101 पर फैसला हुआ, जिनमें से 97 मुस्तरद हुई, 3 मंजूर, जबकि 1 उम्मीदवार के इंतकाल के बायस निपटा दी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन धांधली के केसेस को कानूनी तौर पर लड़ने के बजाय सोशल मीडिया पर कंपेन ज्यादा चलाने पर जोर दिया। इसकी वाज़ेह मिसाल आईनी बेंच के सामने 8 फरवरी के इलेक्शन पर इमरान खान की दरखास्त 2 बार मुकर्रर हुई, लेकिन दोनों बार उनके वकील हामिद खान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराजात दूर करने में नाकाम रहे। साथ ही कमाल यह भी हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात में भी इलेक्शन में धांधली को मरकजी नुक्ता नहीं बनाया गया। पार्लियामान का किरदार भी इस हवाले से गैर तसल्ली बख्श रहा, क्योंकि अपने ऊपर लगे दाग को धोने के बजाय सियासी मसलहतों का शिकार होकर अपने आप को ही मुकम्मल ना कर पाई। चाहे कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें हों या सेनेट में केपी की मुकम्मल नुमाइंदगी हो, पार्लियामान की बारादस्ती का नारा लगाने वाली तमाम जमातें अपनी खुद एहतसाबी के लिए पार्लियामानी कमेटी तक तश्कील ना दे सकी। तो लगता है कि बस अब 8 फरवरी को एक कैंप योम सियाद, जबकि दूसरा जड़ा योम तामीर और तरक्की के नाम पर मनाता रहेगा। और बकौल मौलाना फजलुर रहमान फॉर्म 47 हो या फॉर्म 45, डिफेक्टो हो या डिजूरे, काम अब इसी पार्लियामान से चलाया जाएगा। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। तो धांधली रुकवाने के लिए क्या इंतखाबी इस्लाहात का मसला है या नीयत का आज धांधली से मुतासरा कल उसी का बेनिफिशियरी बन जाता है और यूं दायरे का सफर जारी और सारी है, जिसका नुकसान शायद आने वाले दिनों में अवाम के इंतखाबी और जमहूरी अमल में दिलचस्पी के खात्मे की सूरत में उठाना पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।